बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ कौन मौजूद है? बूझें अजीम राना। अजीम राना, यस। गुड मॉर्निंग नाजरीन, और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे। ये प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम, और आगाज़ में बात करेंगे मौसम की सूरत हाल इस वक्त मुल्क भर में कैसी है। तो आपको ये बताते हैं कि जी गर्मी में तो ताहाल इजाफा देखने में मिल रहा है, और महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोइयाँ इब्तदाई तौर पर की गई हैं, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने वाला है। लेकिन बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं और ये जानते हैं कि वहाँ पर मौसम कैसा है। कराची से नाजिश अयाज ज्वाइन करेंगी, लाहौर से दुआ शकील, इस्लामाबाद में समन गुल मौजूद हैं। तो शहर बानून से जानते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, नाजिश से बात करेंगे। नाजिश, लास्ट टाइम आपसे जब बात हुई थी तो आपने हमें बहुत जलाया था कि कराची का मौसम बहुत सुहाना है। आज बताएं कराची का मौसम कैसा है? आपको अंदाजा हो गया होगा, मैंने ग्लासेस लगा लिए, इसका मतलब सुहाना तो नहीं है। सूरज हमें आंखें दिखाने के लिए बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है, तो मैंने फिर ग्लासेस लगा लिए। मैंने कहा यार मतलब देखिए थोड़ा सा फैशन भी हो जाना चाहिए इस बहाने, तो मैंने फौरन से अपने ग्लासेस निकाल के लगा लिए ताकि बस हमारे दिल को ना तसल्ली मिल गई। आपने कहा ना कि मौसम जो है वहाँ पर गर्म है, बस तसल्ली मिल गई हमें। यार देखो गर्म नहीं है, जुज़वी अबर आलूद है, लेकिन ये कि हाँ अब टेम्परेचर राइजिंग की तरफ जा रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि 33 से 34 की तरफ आ गए। हम 31 से 33 तक थे मैक्सिमम में, लेकिन अब 33 से 34 पे आ गए। और देखें सितंबर से अक्टूबर में ना कराची में गर्मी जो है ना बढ़ना शुरू हो जाती है। कराची में तो सर्दियां भी लेट आती हैं, लेकिन इस दफ़ा अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ था कराची पे कि सितंबर के वक्त तक हम बड़े खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे थे। अब कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, और हवा की रफ्तार जो है वो तकरीबन 13 नॉटिकल माइल रिकॉर्ड की गई है। हवा में नमी का तनासुब अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, 70 से 80% रिकॉर्ड किया जा रहा है हवा में नमी का तनासुब। तो दिन जैसे जैसे बढ़ता है ना, गर्मी की शिद्दत में भी थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। तो भाई मुझे अब हम बाहमी भाईचारे के साथ दूसरे सूबों के बराबरी की बुनियाद पे गर्मी जो है उसकी तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। चलिए, नाजिश हमारे साथ ही मौजूद रही है। लाहौर का मौसम भी जान लेते हैं। दुआ मौजूद हैं लाहौर में। दुआ बताइएगा लाहौर में मौसम कैसा है, आने वाले दिन में कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, कराची के मौसम की सूरत हाल जान के हमें थोड़ी सी तसल्ली हो गई लाहौरियों वालों को कि हम सिर्फ अकेले गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बाकी शहर दीगर शहर भी जो है वो हमारे साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो काफ़ी जी बुरे सूरत हाल है। एक तो गर्मी एक ज़्यादा है, ऊपर से फ़िज़ाई आलूदगी में भी काफ़ी इजाफा। दीगर शहरों में तो होता है ना कि चलो मौसम गर्म है, चलो ठीक है गर्मी बर्दाश्त करनी है। लाहौर में आपको डबल जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है, गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और फ़िज़ाई आलूदगी जो होती है वो भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो लाहौरियों के लिए तो अच्छी खबर नहीं है कि गुज़िश्ता दिनों से और आज भी मौसम जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और गर्म रहने की ही जो है वो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। सुबह सुबह ही जो है धूप की तपिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाहर खड़ा होना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। हल्की हल्की हवा चलती है, लेकिन वही होता है कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि धूप भी निकली होती है और हवा चल रही होती है, तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसीलिए है कि लाहौर का मौसम तो फिल वक्त गर्म है। वैसे तो मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपने फ़िज़ाई आलूदगी की बात भी की है कि लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खासा बुरा है। ये बताइएगा कि अब क्या अब मास्क पहनने चाहिए जब भी बाहर निकलें घर से? बिल्कुल अजीम, ये इसी तरह रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, माहिरीन की तरफ से, कि वैसे ही आपको मास्क पहन लेने चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से लाहौर जो है आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है, और आज भी वैसी सूरत हाल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 रिकॉर्ड किया गया है लाहौर का, और आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर में जो है वो पहले नंबर पर है। तो बिल्कुल जी शहरियों को, बल्कि मुझे भी, आप सबको भी मास्क पहन के बाहर निकलना चाहिए ताकि ये हमें ज़्यादा अफेक्ट ना कर सके। बिल्कुल ठीक है। दुआ, मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ह्यूमिडिटी महसूस हो रही है, सांस में लेने में रुकावट महसूस हो रही है, वो शायद एक तो ह्यूमिडिटी है ही, उसके साथ साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की ख़राबी है ना, ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं सब में। ठीक है जी, इस्लामाबाद की जानिब रुख करते हैं। समन हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं समन से कि इस्लामाबाद में गुलों में रंग भरे हैं कि नहीं, बादलों बहार चली है कि नहीं। तो समन बताएं फिर।
बस शहर बानो मेरी तो शायद जो है ना हसरत ही रह गई है कि मैं बताऊं कि मेरे शहर में उतरा है कमाल का मौसम। एक अरसा हो गया, ऐसे लग रहा है कि बारिश तो देख ही रही है और मौसम जो है वो कंटिन्यूसली हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि गर्मी होती है, मौसम खुश्क होता है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशन गोई रोज़ की जाती है कि मौसम गर्म और खुश रहेगा। पता नहीं आपकी दुआ कब कबूल होगी कि गुलों में रंग कब भरेंगे। और यही देखा जा रहा है कि मौसम गर्म है, खुश्क है, लेकिन सुबह और रात के औकात में हम देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो गया है। सुबह भी मौसम खुशगवार हो जाता है और रात के औकात में भी मौसम खुशगवार हो जाता है, ठंडी वगैरह हवा वगैरह चलती है, तो उससे जो है गर्मी की शिद्दत को ज़्यादा महसूस नहीं किया जाता। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकल आता है तो फिर गर्मी की शिद्दत को भी बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है। आज भी जो है सूरज पूरे अपने आबोताब से चमक रहा है और अभी जो शहर का दर्जा हरारत है कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो 60% रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है लेकिन हब्स की शिद्दत उस तरह से नहीं है, क्योंकि पहले जो है 80 से 85%, 90% तक भी पहुंच गई थी हवा में नमी का तनासुब, लेकिन अभी जो है वो 60% तक आ चुका है। तो अब बस उम्मीद की जा रही है कि बारिश हो जाए। अभी तो महकमा मौसमियात की जानिब से कोई पेशन गोई की नहीं की गई कि बारिश होगी। फिलहाल शहरी जो है वो गर्म मौसम को ही बर्दाश्त करेंगे। गर्मी बर्दाश्त करें जी शहरी और दुआएं कर रहे हैं कि जल्दी से मौसम अच्छा हो। तीनों नुमाइंदगान से बात करके मुझे लगा लगान मूवी देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाजिश, बहुत शुक्रिया दुआ एंड समन, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और मुल्क भर में मौसम की जो सूरत हाल है उस हवाले से बताया। आपने दिल लगा जी, किसने नहीं उसमें इसी तरह बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अब जब बारिश आती है तो कैसे वो लोग एंजॉय करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम कराची रहने गई तो वहाँ पर जब फर्स्ट टाइम बारिश आई तो मैं लोगों को देखूँ बहुत एक्साइटेड है, मुझे समझ ना आए बारिश है, इतना एक्साइटेड क्यों है। कुछ अरसा रही तो पता चला कि एक्साइटेड वाकई होना है। यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। तो गर्मी से याद आया कि मौसम तो बहुत गर्म है, सियासी मौसम भी बहुत गर्म है। जी बिल्कुल, सियासी दर्जा हरारत भी शहरबानो अपने अरूज पर है। मुजवज़ा आईनी तरमीम के मामले पर सियासी हलचल जो है वो खासी अरूज पर नजर आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिशें की जा रही है। इस हवाले से हिकमत अमली में तब्दीली भी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता अगर हम इतवार की बात करें तो पसपाई के बाद मुस्लिम लीग नून बैक फुट पर दिखाई दे रही है। इतलात ये आ रही है कि मौलाना को मनाने के लिए वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ये टास्क सौंप दिया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय और मंजूरी के लिए सरगर्म दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी और आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए इस हवाले से बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे पर आईनी तरमीम के मुसवदे में मुतअद्दिद तब्दीलियां करने का इरादा किया है और मुसवदे में जिन शिकों पर इत्तफाक राय नहीं होगा उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी मुजवज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना से मुशावरत कर रही है, जब इत्तफाक राय हो जाएगा तो हुकूमत को बता देंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर अना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिन तरामीम पर इत्तेफाक हो गया है उन्हें अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी मुतहरिक नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी वफ्द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँचे, उनसे मुलाकात की। आईनी तरामीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी आईनी तरामीम के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। उन्होंने ऐलान किया कि PTI अदलिया के साथ खड़ी है, पार्लियामेंट में हुकूमत जो है वो शिकस्त देंगे। आईनी तरामीम की मंजूरी तो दूर की बात, हुकूमत को अब हम असम्बली में ये बिल पेश भी नहीं करने देंगे, यानी उनको जुर्रत भी नहीं होगी कि वो ये बिल पेश करें। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं शौकत पराचा साहब। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़श्ता इतवार के एपिसोड हमने देखी, सोमवार के एपिसोड देखी, उसके बाद मंगल की एपिसोड भी देख ली। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पर आ गई है। इतलात ये भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने मौलाना से मुशावरत के लिए बिलावल भुट्टो को टास्क सौंप दिया है, जबकि नून लीग जो है वो बैक फुट पर चली गई है। और मौलाना साहब भी कहते हैं कि जरदारी साहब से उनकी जब बात हुई उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया आप आए, आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, लेकिन मैं इस सारे मामले पर नरमी इख्तियार नहीं करूँगा। तो क्या समझते हैं, क्या मौलाना साहब मान जाएंगे? बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। खासी पेचीदा सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जब हुकूमत ने अगर तैयारी नहीं थी या नंबर पूरे नहीं थे तो पहले सोच लिया जाता और फॉर ग्रांटेड ले लिया गया कि चूंकि मौलाना साहब के पास हम चल कर गए तो मौलाना साहब मान जाएंगे। मौलाना साहब के भी अपने गिले शिकवे हैं और बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बहरहाल कानून साजी तो करना होती है।
सेकेंडली यही जुडिशल रिफॉर्म्स तकरीबन आलमोस्ट तमाम सियासी जमातों के ना सिर्फ मंशूर में है बल्कि वो बरमला इसका इजहार भी करते रहे कि जी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट में सियासी केसेस ज़्यादा आ जाते हैं और इस वजह से जो लिटिगेशन के दीगर मसाइल हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, तो उनके लिए अदालत के पास वक्त नहीं बचता। अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से बात होती रही, उसका मकसद ही यही है कि जो मुल्क के आईनी और कानूनी मसाइल हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके जाया जाए और बाकी जितने भी मसाइल होंगे जो कानूनी मामलात या जो केसेस होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट डिस्पोज करे। ये तमाम सियासी जमातें अपने मंशूर में इस तरह की या अवामी जो एक पर्सपेक्टिव है उसमें ये बातें करते रहे हैं, लेकिन यहाँ मसला फंस गया कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अगर मुजवजा एज 65 से 68 करनी है तो उसके बेनिफिशरी होंगे या नहीं होंगे, और सारी उसी प्रिज्म में से उसी से देखा जाने लगा। किसी हद तक वो बात भी दुरुस्त है कि सारी एफर्ट जो है उसमें से जो पॉलिटिकल एंगल है वो यही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आपने कहा ना कि गुलों में रंग भरे, तो गुलों में रंग भरने मौलाना साहब वो रात को 12 बजे गए थे और सरदार नबील कबूल साहब ने कहा था कि मौलाना आए हैं, बहार आई है और वो अब सारी रात तरावी पढ़ाएंगे। तो तरावी तो फिर अभी तक भी चल रही है, वो तरावी का सिलसिला कहीं शौकत पराचा साहब, अंसार अब्बासी साहब की खबर है और उन्होंने बोला कि इब्तदाई तौर पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ को ये टास्क सौंपा गया था तरमीम के हवाले से कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाया जाए और नंबर्स पूरे किए जाए, 2/3 अक्सरियत पूरी की जाए, लेकिन वो समहाउ उस तरह से हो नहीं सका। तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि अभी बैक फुट पर है वाकई नून लीग को हजीमत का सामना करना पड़ा इस सारी सिचुएशन के बाद? तजुर्बा नहीं था उनका शायद इस मामले में। आज सबसे पहली मुलाकात तो जनाबे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी, उनके पास गए थे और उन्हें क्लाशनकोफ का तोहफा भी दिया था, मौलाना साहब के पास गए थे। फिर वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी गए थे। फिर इस बिल की जब बात हो रही थी तो 2 रातें पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मिलने गए थे मौलाना फजलुर रहमान से, और उनके साथ मोहसिन नकवी साहब भी थे। तो ये चूंकि वो कहते हैं ना कि डिफीट इज ऑर्फन, विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, जी। अगर ये पास हो गई होती, मौलाना साहब ऑन बोर्ड होते, तो सब कहते हैं कि नहीं ये मेरा क्रेडिट है, मैंने मौलाना साहब को राम किया। अभी चूंकि वो बिल पास नहीं हो सका या पेश भी नहीं हो सका, तो अब वो आदम नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी साहब पे डाला जा रहा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कलेक्टिवली ये जो रूलिंग अलायंस है इनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं फिर कहूंगा कि अगर नंबर पूरे नहीं थे, ये तो एक एक नंबर का हिसाब रखना पड़ता है। मसलन एक रात कहा गया कि जी सैटरडे की रात को कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बाहर गए हुए हैं, वो आज रात आ जाएंगे, तो इस वजह से ये तरमीम पेश नहीं की जा रही, कल नंबर पूरे हो जाएंगे। एक दिन पहले तक तो कहा गया कि नंबर क्यों, जब मौलाना फजलुर रहमान ने आपको क्लियर कट जो है वो नहीं बताया, तो फिर तो शौकत पराचा साहब क्या आपको लगता है कि क्योंकि फॉर फ्रंट पे सारी सिचुएशन में तो पीएमएल एंड है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बड़ी इत्तेहादी जमातें इस वक्त जो हुकूमत में, तो जब ये आईनी तरमीम नहीं हो सकी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट भी कुछ नाराज़ है इनसे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के जो खासे करीब समझे जाते हैं फैसल वारदा, उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि नालायकों को टास्क दिया गया था और वो नहीं पूरा हुआ? नहीं, लेट मी पुट दिस वे कि जब इस तरह की एफर्ट हो रही होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100% आपकी कामयाबी हो। मसलन 12वीं तरमीम एक कौमी असेंबली में पास हुई थी और सेनेट से पास नहीं हुई थी, तो कानून साजी में कभी कभी बैक फुट पे आना पड़ता है। खुद पीटीआई की हुकूमत थी, एहतसाब एक्ट के हवाले से कुछ तरमीम पे काम हो रहा था, एक बार उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू किया, फिर ऑर्डिनेंस को कानून साजी की शक्ल ही नहीं दी, 120 दिन के बाद एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया था। तो ये कोई ऐसा ये नहीं है कि हुकूमत बिल नहीं पास कर सकी, और वो भी आईनी तरमीम कोई आम बात थोड़ी है। हाँ, एक लंबी मशावरत चाहिए होती है, और आपको याद है जब 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी की हुकूमत पास करवा रही थी तो मियां रज़ा रब्बानी साहब की चेयर में एक कमेटी बनी थी, और वो कमेटी ने कोई तकरीबन 2 महीने लगाए थे। उस वक्त भी
पीपल्स पार्टी के पास पूरे नंबर्स नहीं थे, 272 में से 127 से 128 इनकी सीटें थी, लेकिन फिर भी 18वीं तरमीम जैसा बड़ा पैकेज आ गया था। ठीक। तो कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे थे, जो अमेंडमेंट्स का मसवदा मीडिया के पास है वो ओरिजिनल नहीं है, यानी वो सही नहीं है। ठीक है, पराचा साहब अभी तक मुसव्वदे की ही बातें की जा रही कि मुजव्वज़ा मुसव्वदा जो है उसमें कौन कौन सी ऐसी शराइत रखी गई हैं जो अभी तक पीटीआई के सामने भी नहीं आई। मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह रहे हैं कि चीज़ें सामने आएंगी तो उसके बाद ही हम अपना वोट कास्ट कर सकते हैं इस मामले में। एक और बड़ा अहम मामला है, उस पर भी हम चाहते हैं कि आपके साथ गुफ्तगू की जाए। अफगानिस्तान ने एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। केपी वज़ीर आला ने पेशावर में तैनात अफगान काउंसिल जनरल को एक तकरीब में मदऊ किया। तकरीब में पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान मुहिबुल्लाह शाकिर और अहदेदारों ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी और ढिठाई के साथ अपनी सीटों पर बैठे रहे। कौमी तराने के एहतराम में ना अफगान काउंसिल जनरल खुद खड़े हुए और ना ही उनके दीगर अहदेदार खड़े हुए। अफगान काउंसिल जनरल की इस बद तहजीबी पर पाकिस्तान ने अफगान हुकाम के सामने शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने काउंसिल जनरल का इस घटिया हरकत को काबिल मजम्मत के तौर पर कहा कि उनको इस सब पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेइज्जती सिफारती उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। अफगान काउंसिल जनरल की इस हरकत पर पाकिस्तानियों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। सिफारती माहिरीन ने अफगान काउंसिल जनरल को दावत देने वाले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर सवालात खड़े किए हैं और मुतालबा ये किया है कि मुहिबुल्लाह शाकिर को नापसंदीदा शख्स करार देकर पाकिस्तान से निकाला जाए। तो शौकत पराचा साहब, इस सारे मामले पर आप क्या कहेंगे? यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बाइस फिक्र है और पाकिस्तानियों के लिए भी शर्मिंदगी का सामान बना। वैसे भी रवायात हैं कि जब किसी भी मुल्क का तराना है, वो बज रहा है तराना, तो सारे खामोश खड़े रहते हैं। ये इंटरनेशनल नॉर्म है। मसलन यहाँ इस्लामाबाद में एम्बेसीज के फंक्शन होते हैं, नेशनल डेज होते हैं, उसमें एक तो उन मुल्कों का जिस मुल्क का भी नेशनल डे है तराना आता है और फिर पाकिस्तान का भी ज़रूर, और उसमें समटाइम्स वो खाली म्यूज़िक होता है, समटाइम्स उसमें वर्ड्स होते हैं। ये जो अफगान कौंसल जनरल या कौंसल खाने की तरफ से एक वजाहती बयान आया कि जी वो चूंकि इसमें म्यूज़िक थी और इस वजह से अगर म्यूज़िक ना होती तो खड़े हो जाते, तो म्यूज़िक सुनने आप बैठ गए थे कि हम इन हमाक से म्यूज़िक सुन रहे हैं और बाकी लोग खड़े हैं। बाकी जब सब खड़े हो गए इंक्लूडिंग योर होस्ट यानी मेजबान अली अमीन गंडापुर, तो कम से कम उनको देख के भी आप खड़े हो जाते। ये अजीब सी उन्होंने हरकत की, ये एरोगेंस से बढ़कर आप क्या कहेंगे कि अफगान काउंसिल जनरल का ये जो बिहेवियर रहा इस तकरीब के दौरान, क्या ये अफगान कौम की जो पूरी सोच है उसकी अक्कासी करता है? एग्जैक्टली नहीं, अफगान कौंसल जनरल कौन सा, दो बातें हैं। एक तो कौन सा वो इलेक्शन लड़के जो है वो अफगानिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, वो एक आर्म्ड ग्रुप है, उनकी रेजिस्टेंस से दूसरे लोग हार गए और ये वेपन के जोर पे काबिज हो गए। दूसरी बात ये है कि ये कौन से डिप्लोमेट्स हैं जो बाकायदा फॉरेन सर्विसेज अकेडमी से पढ़ के इनको आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी और इस तरह की जो डेलिकेसीज हैं वो सिखाई गई हों। ये तो फाइटर थे, इनमें से सारे ही फाइटर थे। वापस जो ब्यूरोक्रेसी बनी हुई है जहाँ ये बैठे हैं, वो कौन से ट्रेंड हैं अकेडमी से? जैसे साहब आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी तो मेरे ख्याल से खूब जानते हैं क्योंकि भारत के साथ तो ताल्लुकात अच्छे हैं। नहीं, बात यह है कि शुरू में तो यही जब 15 अगस्त को आए थे तो भारत की एम्बेसी भी बंद हो गई थी, उनके कौंसल खाने भी बंद हो गए। आपको याद है एक बड़े जहाज की पिक्चर आई थी कि जहाज भर कर वो वापस चला गया। मेजबान मुल्क का जो एक तकय्युस है, जो रिस्पेक्ट है, उसका एहतराम है। आपने बड़ी आसानी से मेजबान मुल्क का एहतराम भी आपने वायलेट मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है ना, तुम जिस पर एहसान करो फिर उसकी शर से बचो। तो हमने इनको 40 साल हमने इनको होस्ट किया, इनको अपने घर में जगह दी, इनको जिस तरह से मेहमान नवाजी कर सकते थे किया। हर मामले पर पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा जितना सपोर्ट कर सकता था। तो ये उस चीज़ का ही हमें नतीजा दे रहे हैं। नहीं, मैं फिर कहूँगा कि ये दे आर नॉट द रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंटायर अफगान सोसाइटी। मसलन हामिद करजई की गवर्नमेंट थी या डॉक्टर अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, और उसमें यहाँ जो डिप्लोमेट थे बड़ा अच्छा
यानी स्टेट टू स्टेट लेवल तो जो भी रिलेशन रहा हो हामिद करज़ई और यहाँ पाकिस्तान का या डॉक्टर अशरफ गनी का, लेकिन ये वाली चीज़ें कम अज़ कम इनको ऑब्जर्व किया जाता। मैं फिर कहूँगा कि पूरी दुनिया, लेकिन आप किन से बात कर रहे हैं? जिन्होंने स्कूल बंद कर दिए, जिन्होंने यूनिवर्सिटीज बंद कर दी, आप किन से बात कर रहे हैं? जिनके घर से, जिनकी सरजमीन हो गया से सर, जाते जाते अगर आप वन लाइनर ये जवाब जल्दी से अगर आप दे सकें कि जी पाकिस्तान का पॉसिबल रिएक्शन क्या होना चाहिए सारी सूरत हाल? पाकिस्तान ने रात को अफगान नाज़िम उल अमूर सरदार अहमद शुकैब को समन किया, तलब किया। बड़ा सख्त होता है डिप्लोमेटिक रिलेशन में किसी को तलब करना और फिर एहतजाज उनके हवाले करना। अब पाकिस्तान ने तो एहतजाज जो एक नॉर्म है, एक सिविलाइज्ड कौम का आपस में एक दूसरे से बात करने का और एहतजाज करने का तरीक़ाकार है, पाकिस्तान ने वो कर दिया है गुज़श्ता रात। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मुल्क की सियासत से मुतल्लिक़ अपना तज़िया पेश किया। अभी शायद बानो ब्रेक लेंगे। बिल्कुल जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, दुनिया मौसीक़ी के अजीम नाम उस्ताद अमानत अली ख़ान की बरसी के हवाले से पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद अमानत अली ख़ान की शख्सियत और फ़न पाकिस्तानी क्लासिकी मौसीक़ी में एक दरख्शंदा बाब की हैसियत रखता है। आज उनकी 50वीं बरसी के मौका पर हम उनकी लाजवाल खिदमात और मुनफरद अंदाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी गायकी में रागों की गहराई और एहसासात की फरावानी सुनने वालों को जादुई दुनिया में ले जाती थी। ठुमरी हो, काफ़ी, गीत हो या गज़ल, उस्ताद अमानत अली ख़ान की गायकी में एक रूहानी तजुर्बा पोशीदा होता था। मौसीकी की बारीकियों को समझने और इसको फ़न की सूरत में पेश करने का उनका अंदाज़ बेमिसाल था। उनकी गायकी में जो लताफत और एहसास था वो आज भी मौसीकी के चाहने वालों के दिलों में जिंदा है और उनकी आवाज़ हमेशा शायकीन मौसीकी की समातों में रस खोलती रहेगी। बिल्कुल। पटियाला घराने के चश्मो चिराग के उनके अमानत अली साहब की जो साहबजादे हैं, शफ़क़त अमानत अली साहब, उनसे बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका शफ़क़त साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। पटियाला घराने के चश्मो चिराग व नामवर क्लासिकल और गज़ल गायक उस्ताद अमानत अली ख़ान की आज बरसी है, हम में नहीं है, मगर वो अपने लाखों परस्तारों के दिलों में आज भी जिंदा है। उनकी मौसीकी में लाजवाल खिदमात पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, दुनियावी तौर पर तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं चूँकि उनका बेटा हूँ और उन्हीं को हमेशा देख के फॉलो किया, उन्हीं को कॉपी करने की कोशिश की और उन्हीं की तरह गाने की कोशिश की, उन्हीं की तरह अपनी मौसीकी में जो जिद्दत थी उन्होंने अपने ज़माने में की थी, उसको हमने आज यूज़ किया। तो मेरे लिए तो वो आज भी एज एन उस्ताद, एज अ फादर जिंदा है, क्योंकि वो हमेशा मुझे किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी जगह पे रहनुमाई करते रहते हैं जी। क्या बात। जो कुछ उन्होंने आज तक किया हुआ है उसके ज़रिए, जो कुछ मैंने सुना है उसके ज़रिए। सो बाकी मौसीकी में उनकी बहुत सारी इख्तराहें हैं जिनको आप खिदमात कह सकते हैं। उन्हें बहुत सारे दूसरे ममालिक से थी ऑफ़र्स कि आप हमारे मुल्क में आइए, रहिए, हम आपको यहाँ पे सिटीज़नशिप देते हैं और आप यहाँ पे हमारे बच्चों को ट्रेन करें और हमारे मुल्क के आर्टिस्ट कहलवाएं। लेकिन सबसे बड़ी खिदमत ये थी कि उन्होंने never opted to go anywhere and leave Pakistan। शायद उनको अपनी इस मुल्क की कदर थी, क्योंकि उन्होंने वो सारी कुर्बानियाँ देखी थी अपनी आंखों के सामने जो पाकिस्तान हासिल करने के लिए दी गई। तो एक बहुत बड़ी खिदमत है और बहुत बड़े हौसले की बात है किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो आर्टिस्ट हो या ना हो। बिल्कुल। शफ़क़त साहब, ये भी बताइएगा कि उस्ताद अमानत अली आम ज़िंदगी में कैसे थे, आम लोगों के साथ उनका बर्ताव कैसा था, आज उनकी कुछ यादें आप जो हमारे साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें। मेरे जी इतना ज़्यादा, मैं चूँकि बहुत छोटा था तो मैंने उनको हमेशा बहुत शफ़ीक़ बाप की सूरत में देखा, लेकिन जो कुछ हमें दूसरे लोगों की ज़ुबानी उनके बारे में जो वाक़यात सुनने को मिले, उनसे यही पता चलता है कि ही वॉज़ वेरी सॉफ्ट एट हार्ट और बहुत ही हम्बल थे।
डाउन टू अर्थ थे। पैसे को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी उन्होंने ज़िंदगी में। कभी किसी इंसान को नीचा नहीं समझा उन्होंने। ये वो वाक़यात हैं जो भी उनके जानने वाले उनसे मिले, जो लोग मिलते रहे उनसे, और उन्होंने मुझ तक ये बातें पहुँचाई जब भी हम मिले। और उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि तुम्हारे वालिद गुलकार तो बहुत अच्छे थे ही थे, इंसान भी अच्छे, लेकिन इंसान बहुत अच्छे थे जी। सिंगर तो वो थे ही थे आला। तो आई थिंक वही चीज़ें आगे हमारे पास पहुंच रही हैं। शौकत अमानत अली साहब, हम सब आपके फ़ैन हैं, आपके वालिद साहब के फ़ैन हैं, तो आज के दिन की मुनासबत के हवाले से अपने और अपने वालिद साहब के फ़ैन्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, आज के दिन से मैं पैगाम तो खैर क्या दूं, लेकिन जिस ज़माने में वो गाया करते थे, उस्ताद अमानत अली ख़ान साहब, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब मरहूम, और उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब, रोशनारा बेगम जी, मलका मौसीक़ी की रोशनारा बेगम जी, और इस तरह के जितने भी सिंगर्स थे, ये वो दौर था जब उन्होंने इंटरनेट मीडिया, जो इंटरनेट के ज़रिए आज आप यहाँ पे कुछ चीज़ करते हैं वो वायरल हो जाती है जी। उन्होंने उस मीडियम के बगैर क्या दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। बेशक। और आई थिंक ये बहुत ही एक सॉलिड रीज़न है कि आप मेहनत करें। आप इंटरनेट मीडिया की वजह से वायरल तो हो जाते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे वायरल मीम्स देखे हैं कि जो उस मीम का हिस्सा हैं, वो अगर हमें कहीं आम जिंदगी में नज़र आ जाए तो हम उनको पहचान भी नहीं पाते जी। लेकिन ये नाम ऐसे हैं कि जो उस वक्त से जिन्होंने काम किया उसकी वजह से आज तक ज़िंदा हैं। सो मेहनत कीजिए और ऑनेस्टी के साथ कीजिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शफ़क़त अमानत अली साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और अपने वालिद की यादें आज ताज़ा की। तो शहरबानो भी ब्रेक लेते हैं जी। बिल्कुल जी, ब्रेक ले रहे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। तो मोदी सरकार की रिटाई और फस्तायत बरकरार है। 10 साल गवर्नर राज के बाद मोदी सरकार आज नाम नेहाद रियासती इलेक्शन का ड्रामा रचाने जा रही है। मकबूजा कश्मीर में इस ड्रामे का पहला मरहला आज से शुरू हो रहा है। पहले मरहले में वादी कश्मीर के 16 जबकि जम्मू के 8 हलकों में वोटिंग होगी। वोटिंग का दूसरा मरहला 25 सितंबर और तीसरा और आखिरी मरहला 1 अक्टूबर को होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को ही की जाएगी। मकबूजा कश्मीर की 90 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जिसमें 88 लाख से जायद वोटर्स अपना हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन से पहले भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस का मंशूर सामने आया है, जिसमें मोदी सरकार की पॉलिसियों की को बेनकाब किया गया और उसकी हिमायत नहीं की गई। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेरा ने कहा कि कश्मीर की आज़ादी वापस हासिल करना ज़रूरी है। वादा करते हैं जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली को यकीनी बनाएंगे। कांग्रेस के मंशूर पर बीजेपी ने हमेशा की तरह जहर उगलना शुरू कर दिया। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 तारीख का हिस्सा बन चुका है, अब बहाल नहीं हो सकता। इस मसले को जड़ से ख़त्म कर देंगे। इस वक्त मकबूजावादी में कर्फ्यू नाफिज है। कश्मीर की हुर्रियत पसंद क़यादत जेलों में बंद है। अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों से महरूम है, मगर उसके बावजूद मोदी सरकार शदीद बौखलाहट का शिकार है। 6 मरतबा अपने नुमाइंदों की लिस्ट तब्दील कर चुकी है। जम्मू के इलाके में बीजेपी के जलसे की नाकामी के बाद मोदी सरकार को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर ख़जाना माजिद खान साहब। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोदी सरकार 2014 के बाद अब मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन के नाम पर हम तो यही कहेंगे कि एक ड्रामा रचाने जा रही है। पूरी कश्मीरी क़यादत ज़ेर हिरासत है, कर्फ्यू वहाँ पर नाफिज है और हकीकी नुमाइंदों को लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी जा रही। तो क्या ऐसे इलेक्शन कश्मीरियों को काबिल कबूल होंगे? ऐसे इलेक्शन की हैसियत क्या होगी? देखिए, हम कश्मीरियों का सिर्फ एक मुतालबा है कि जो भारतीय काबिज फौज है इसका इनखला हो और वह कश्मीरियों को उनका जायज हक दिया जाए ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। कांग्रेस की तरफ से कोई एजेंडा आता है या नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई एजेंडा आता है, जी।
हम कश्मीरी इनकी इन घोषणाओं से इतने पिट चुके हैं कि शायद अब उन पर यकीन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो माजी में कांग्रेस की लीडरशिप ही ये मुकदमा यूनाइटेड नेशंस में लेके गई थी। अब अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कांग्रेस कुछ कह रही है और नरेंद्र मोदी कुछ कह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अहले कश्मीर जितने जुल्म बर्दाश्त कर चुके हैं, अब इसके ऊपर यकीन करना और इनकी क़यादत के इस घोषणाओं के ऊपर यकीन करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो 9 लाख से ज्यादा भारतीय काबिज फौज है मकबूजा कश्मीर से, इसका इनखला हो, रियासत के लोगों को एक फ्री राइट दिया जाए ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। ये इलेक्शन धौंस धांधली से करा लेंगे, फौज की बंदूकों के साए में करा लेंगे, लोगों को जदोकोब करके करा लेंगे, हुर्रियत लीडरशिप को बंद करके कर देंगे, ये जैसे पहले भी हिंदुस्तान करता रहा है, और दुनिया को एक पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि अहले कश्मीर ने इन सब चीज़ों को मुस्तरद कर दिया। ठीक है खान साहब, 5 अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जो घिरौनी साजिश की मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया, नाम नेहाद इलेक्शन में इसका कितना रिएक्शन सामने आ सकता है, क्या समझते हैं? देखिए, अभी लोकसभा के इलेक्शन में जिस तरह से बीजेपी को और हिंदुत्व जो प्रमोट करने वाली लीडरशिप है, जिस तरह उसको शिकस्त फाश हुई और कश्मीरियों ने एक रिजल्ट उनको पहले दे दिया, ये अब उनका दूसरा एक्सपेरिमेंट है। इससे कबल भी हिंदुस्तान बड़े एक्सपेरिमेंट्स कर चुका है। लेकिन आप यकीन जानिए कि जो जख्म हमने हिंदुस्तान की सियासी जमातों से खाए हैं अहले कश्मीर ने, ये कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। इस वक्त 5 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल है वो पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान जो अपने आप को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहता है, उसने सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की वायलेशन की मकबूजा कश्मीर के अंदर कि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उसने कॉन्फिडेंस में लिए बगैर एक ऐसी लेजिस्लेशन कर दी जो कि डिक्टेटर्स करते हैं। मैं समझता हूँ कि 370 के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल या 370 के बाद की सूरत हाल जो भी है, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि काबिल भारतीय फौज का इनखला, और जब वो मुमकिन होगा तो कश्मीर में एक आजादाना इलेक्शन मुमकिन हो सकेंगे। मैं समझता हूँ कि जितनी भी इंटरनेशनल फोर्सेज हैं वो इस चीज को फोकस करें कि हिंदुस्तान सिर्फ डिपोसला रचा रहा है। ठीक है माजिद खान साहब, कांग्रेस ने अपना मंशूर जारी किया और मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो क्या अब कांग्रेस का मंशूर कश्मीरियों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है? क्या इलेक्शन के बाद कांग्रेस मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है वो बहाल करने का वादा पूरा करेगी? मैं आपको छोटी सी बात करूं, हिंदू जहनियत से मैं और आप, हिंदू लीडरशिप की जहनियत से मैं और आप 8 जनवरी 1947 के बाद से आज तक बड़ी क्लैरिटी है हमें। अगर जो यूनाइटेड नेशन में मुकदमा गया था वो तो कांग्रेस की लीडरशिप लेके गई थी। आज ये इलेक्शन के वक्त से कबल एक सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और लोगों की आंखों में मट्टी डालने के लिए कांग्रेस अगर कोई नया मंशूर दे रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद नरेंद्र मोदी की उन पॉलिसियों की नफी है जो उसने वहां पर की है। लेकिन हम अहले कश्मीर इन दोनों चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। हमारा एक बड़ा मुस्तहकम यकीन है कि हमें हमारा हक खुद अदियत दिया जाए, हम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। हमें ये जानने का बहसीत इंसान पूरा हक है कि हमने किसके साथ जाना है। उसके बाद आप इलेक्शन करवाएं, एक फ्री इम्पार्शियल इलेक्शन करवाएं जिसको दुनिया देखे, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। माजिद खान साहब, मोदी सरकार इलेक्शन के नतायज को लेकर शदीद बौखलाहट का शिकार दिखाई दे रही है। 6 मरतबा उन्होंने अपने नुमाइंदों की लिस्ट भी तब्दील कर ली है। क्या समझते हैं नाम नेहाद जो इलेक्शन होने जा रहे हैं मोदी सरकार के लिए कितने ये खतरनाक साबित होंगे? देखिए, एक तो पोस्ट इलेक्शन एक प्री इलेक्शन है। मैं समझता हूँ कि प्री इलेक्शन कश्मीरी लोगों ने हिंदुस्तान को रिजेक्ट कर दिया, और अगर ये चीज उनके लिए आई ओपनर नहीं बन रही तो मैं समझता हूँ कि उनको देख लेना चाहिए आईने के अंदर कि दूर के जो नताइज है वो उनके फेवर में नहीं है। कश्मीरी जितना जुल्म बर्दाश्त कर चुके हैं हिंदुस्तान का, जितनी बर्बरियत बर्दाश्त कर चुके हैं, जिस तरह उन्होंने अपने बच्चों को कटता मरता देखा है, जिस तरह उन्होंने अपनी खवातीन की आबरेजी देखी है, जिस तरह उन्होंने अपने लोगों का हिंदुस्तान की बंदूकों के सामने सीने छली होते देखा है, आप यकीन जानिए कि हम कभी भी हिंदुस्तान की मक्कार लीडरशिप के बयानात पर यकीन नहीं कर सकते। हमारा मतवा नजर एक ही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंशाल्लाह कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। और माजिद साहब, मकबूजा वादी में जम्मू को हिंदू अक्सरियती इलाका समझा जाता है। वहाँ के अवाम ने मोदी सरकार की जो इंतहा पसंदाना सियासत है उसे मुस्तरद किया है। क्या आपको लगता है कि अब नाम नेहाद इलेक्शन में जम्मू से मोदी सरकार का सफाया हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त सी बात बताऊं, अगर हम 2021 से ऑनवर्ड चले जाएं तो लगभग 26 के करीब इस वक्त जम्मू के अंदर लोगों ने अपने एहतजाज किए, जिसमें अभी रिसेंटली उनके एक जो तीर्थ यात्रा के ऊपर उनके जो पिलग्रिमेज जा रहे थे उसके ऊपर अटैक हुआ है।
मैं समझता हूँ कि वादी के अंदर तो उन्होंने 9 लाख फौज मुसल्लत कर दी। जी। जम्मू के अंदर उन्होंने समझा कि हिंदू मेजॉरिटी है और उन्होंने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी तब्दीलियां करके जो जम्मू की सीटें हैं उनको इंक्रीज की और वैली की सीटों की इक्विवेलेंट की और फिर इन्होंने वहाँ की जो फीमेल सीट्स हैं और जो बाकी सीट्स हैं उसको भी उन्होंने इंक्रीज किया। ये सब कुछ करने के बावजूद हिंदुस्तान सेटिस्फाइड नहीं है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी को अक़लियत में तब्दील करने की पूरी एक साजिश रची। वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए उन्होंने कई लेजिस्लेशंस की, लेकिन आप बिल्कुल माजिद साहब वो सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि वो हिंदुत्व का जो सारा एजेंडा है वो सामने लेकर आना चाहते हैं। तो क्या मोदी सरकार इलेक्शन का ड्रामा रचाकर आलमी बिरादरी की आंखों में धूल झोंक सकती है? धूल तो झोंक रही है इस वक्त, आपके सामने है सारा कुछ। अभी लोकसभा के इलेक्शन में क्या हुआ, अभी जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन वो करने जा रहे हैं, इसके नतीजे भी आपके सामने जल्द आ जाएंगे। मैं यकीन से आपको कहता हूँ कि अहले कश्मीर कभी हिंदुस्तान की मकान लीडरशिप के घोषणों पे बिलीव नहीं करेंगे। हमारा मतम नजर हक खुद इरादियत है, हमारा मतम नजर है कि हमें आप एक यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के मुताबिक हक दीजिए कि हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, और उसके बाद जो अहले कश्मीर चाहेंगे, दुनिया के अंदर जितनी भी आज़ादी पसंद कौमें हैं उनको ये हक दिया गया, तो क्यों कश्मीरियों को ये हक क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरी गुजारिश ये है कि इंटरनेशनल फोर्सेस को इस बात के ऊपर अब कान धरना चाहिए कि हिंदुस्तान अपनी कितनी मनमानी करेगा। जितनी मनमानी उसने करनी थी कर ली, लेकिन कब तक वो अहले कश्मीर को दबाएगा? वो नहीं दबे, इतने पैकेजेस के बावजूद नहीं दबे। तो मैं समझता हूँ कि अब उनको उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना ही इस खित्ते के अमन की जमानत है। बहुत शुक्रिया माजिद खान साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर ख़ज़ाना मौजूद थे और इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है, जो इंतखाबात वहाँ होने जा रहे हैं, उससे मुतल्लिक अपनी राय दे रहे थे। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाजरीन, आजकल ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम को शायकीन की जानिब से खूब पज़ीराई मिल रही है, मगर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी ड्रामे से जुड़ी एक खबर जिसका पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। ये कहानी है सिंध के एक नौजवान मुसव्वर की, जिसने 2017 में फ्रेयर हॉल कराची में होने वाली एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग्स नुमाइश के लिए पेश की। जब एग्जीबिशन ख़त्म हुई तो हॉल इंतज़ामिया ने नौजवान आर्टिस्ट को कहा कि उसकी पेंटिंग्स गुम हो गई हैं, लेकिन फिर 7 साल के बाद इस आर्टिस्ट को अपनी पेंटिंग्स ड्रामा कभी मैं कभी तुम के एक सीन में नजर आई, जहां 2 किरदार अदील और नताशा एक नुमाइश में मौजूद हैं और इसी पेंटिंग के सामने वो खड़े हैं। ये सीन देखकर इस आर्टिस्ट को बैक वक्त खुशी भी हुई, दुख भी हुआ। खुशी इस बात की हुई कि इसकी तस्वीरें एक मशहूर ड्रामे में इस्तेमाल हुई, और दुख इस बात का हुआ कि इसको इन पेंटिंग्स का ना सिर्फ क्रेडिट नहीं दिया गया, बल्कि इन पेंटिंग्स को इसकी इजाज़त के बगैर ड्रामे में इस्तेमाल भी किया गया। तो इसी आर्टिस्ट से इसी हवाले से आज बात भी करें। बिल्कुल जी, हमारे फी सोमरू मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सैफी, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। ये मामला था क्या सोशल मीडिया पर इस वक्त? इसमें मतलब सोशल मीडिया पर आग की तरह ये फैल रहा है कि ये आपकी पेंटिंग्स थी, उसके बाद ये आपसे कहा गया कि ये पेंटिंग्स गायब हो गई हैं, चोरी हो गई हैं, और 7 साल के बाद आपको ये पेंटिंग्स नजर आई एक ड्रामे में। जी मैम, ये मैंने 2017 में एग्जीबिशन की थी। तो ये मेरे थीसिस वर्क का, यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर का। तो फाइनल ईयर में मैंने तकरीबन 16 से 17 पेंटिंग्स बनाई थी। तो उसमें से मैंने 2 पेंटिंग निकाल कर पार्टिसिपेट किया था ये फेरियर हॉल के अंदर। सही। तो उधर एग्जीबिशन तो लग गई, एग्जीबिशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि मेरी पेंटिंग अब मुझे वापस कर दे, जबकि सेल भी नहीं हुई। तो उनका फाइनली यह कहना था कि यार आपकी पेंटिंग गुम हो गई है, हम माजरत चाहते हैं। आपके साथ 2-3 और भी आर्टिस्ट हैं जिसकी पेंटिंग में हमें नहीं मिल रही। शायद उन्होंने कोई रिनोवेशन का काम वगैरह कराया होता है गैलरी का। तो मैंने उनकी बात पर यकीन करते हुए वो पेंटिंग मैंने छोड़ दी। और वो 2017 की बात है, जब अब 2024 में मैं एक निजी चैनल के ऊपर एक ड्रामा देख रहा था। उस ड्रामा सीरियल में जब वो मैंने पेंटिंग्स अपनी पहचानी, एपिसोड नंबर 17 कभी मैं कभी तुम ड्रामा के अंदर मैंने देखी। तो फिलहाल तो मुझे शौक तो सैफी, आपकी फीलिंग्स कैसी थी जब आप वैसे ही ड्रामा देख रहे थे, और ड्रामे में जब आपने देखा कि वो आपकी पेंटिंग है, तो आप उस वक्त आपकी फीलिंग्स कैसी थी? फिलहाल तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा कि ये मेरी पेंटिंग, इतनी खुशी हुई कि इतने बड़े चैनल के ऊपर, इतने बड़े ट्रेंडिंग पे जो ड्रामा चल रहा है उसके अंदर। फिर दुख मुझे बहुत हुआ कि उन्होंने तो मुझसे झूठ बोला था कि आपकी पेंटिंग गुम हो गई है, हालांकि वो झूठ नहीं था। अभी जो सीन दिखाया जा रहा है वो भी एक फेरियर हॉल का ही सीन है। जो पहले एक बिल्डिंग दिखाते हैं ना,
वो भी फेरियर हॉल का है। बाकी अंदर का जो सीन है, जो इंटीरियर दिखा रहे हैं, तो उसका भी वो हमें कंफर्म नहीं कह सकता कि वो फेरियर हॉल या में कोई ही लगी बंगलो है है या या नहीं कोई लगी, सही। घर वगैरह लिया हुआ है। तो सैफी अभी तो अपनी पेंटिंग्स उसके की बाद को मेरे वापस आवाज- हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने ड्रामा जो मैनेजमेंट है उनसे राब्ता किया है, फ्रेयर हॉल के मैनेजमेंट से राब्ता किया है, क्या तरीकाकार अपनाएंगे अब आप? फेरियर हॉल से मैंने रब्ता उस दिन किया था, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया जब मैंने ये आवाज उठाई सोशल मीडिया के ऊपर। पहले मैं उनसे ट्राई किया, तो तकरीबन 4-5 मैंने कॉल्स की, उधर से कोई रिस्पांस नहीं है, किसी ने कॉल अटेंड नहीं की। लेकिन तो मैंने सैफी सोशल जो मीडिया का सहारा लिया कि ड्रामा ये पेंडिंग प्रोडक्शन है बिग बैंग, उन्होंने तो एंटरटेनमेंट्स, उन्होंने तो लाताल्लुकी का इजहार किया और आपसे माजरत भी की है कि उनको इल्म नहीं था कि ये इस तरह से ये चोरी हुई पेंटिंग है जो इस्तेमाल हो रही है। जी मैम, वो मैंने ये पब्लिक अनाउंसमेंट पढ़ी थी, तो वो बोल रहे हैं कि हमने जो ये शूट किया हुआ है, तो हमने अपनी पेमेंट अपनी रेंट पे किया हुआ है। हालांकि उन्होंने वाकई रेंट पे किया हुआ है। अब अपनी पेंटिंग्स को आप वापस लेने के लिए क्या कर रहे हैं सैफी, ये बताएं। सर फिलहाल तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर साहब ने नोटिस भी ले लिया है और उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो रही है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये फ्राइडे तक जो इनको रिजल्ट निकालना था। अच्छा, और कल डीजी साहब ने भी जो सैफी, मुझसे कांटेक्ट हमारे किया था, नाजरीन को DG एंटीक्यूटी मुझ समेत डिपार्टमेंट ये भी से। बताइएगा कि और तरीकाकार होता क्या है? कोई भी आर्टिस्ट जब अपनी पेंटिंग्स फ्रेयर हॉल में एग्जीबिशन के लिए प्रेजेंट करता है तो फिर वापस किस तरह से लेनी होती है, क्या तरीकाकार होता है? सर जैसे एग्जीबिशन खत्म होती है ना, तो तकरीबन महीने डेढ़ का बीच में गैप आता है, उनसे कांटेक्ट करते हैं। अगर एग्जीबिशन खत्म हो गई है, वॉल से अपनी पेंटिंग उतार कर नीचे रखी गई है, तो हम आए अपनी पेंटिंग लेकर जाए, पहले कांटेक्ट करते हैं। तो ठीक वो है। जब कहते हैं बिल्कुल अब एग्जीबिशन खत्म हो गई, आप अपनी पेंटिंग सभी लेकर जा सकते हैं। और जैसे सेल होती है तो वो खुद कांटेक्ट करते हैं कि आपकी पेंटिंग सेल हो गई है, आए और अपना चेक लेकर जाए। ये तरीका होता है। अच्छा, हमें ये बताएं सैफी कि अगर ये सेल होती है तो इसकी क्या कीमत होती है, मतलब मिनिमम कितने पैसों में सेल होती है? तो मैम गैलरी का एक अलग हिसाब होगा, फेरियर हॉल का। उधर को किसी एक बड़े आर्टिस्ट होते हैं, एक छोटे नए आर्टिस्ट जो जो नए नए मार्केट में आ रहे होते हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कुछ पता भी नहीं होता मार्केटिंग का। तो मैं भी एक नया आया था मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरी एग्जीबिशन पहली थी फेरियर हॉल के अंदर। तो मेरी जो उस पे तकरीबन प्राइस लिखी हुई थी, वो तो मैंने 50 से स्टार्ट किया था। क्योंकि जो बड़े आर्टिस्ट तो उनकी 1 लाख 2 लाख 3 तो लाख सैफी अभी ये बताएं कि अभी इब्तदाई तौर पर आप बस अपनी गुमशुदा पेंटिंग्स को वापस हासिल करना चाहते हैं, या जब आपने ड्रामे में ये सीन देखा जिसमें आपकी पेंटिंग्स दिखाई गई थी और चूंकि वो डिजिटल मीडिया पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे, तो आपने कॉपीराइट्स का भी कुछ सोचा हुआ है? सर कॉपीराइट्स का सोचा हुआ है इंशाल्लाह। अभी मुझे पता अभी मेरे इल्म में है कि यूट्यूब से भी कांटेक्ट किया जा सकता है कि कॉपीराइट क्लेम के हवाले से। तो फिलहाल जो है मैं फेरियर हॉल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनसे मैं ये 2 पेंटिंग्स वापस ले लूँ और मैं पेंटिंग लूँगा वापस दोनों। और 7 साल जो उन्होंने मेरी पेंटिंग के ऊपर जो क्रेडिट कमाया है, ये सुनने में आ रहा है कि इन्होंने एक ड्रामे में यूज नहीं की। ये तो कुदरती जो है ना, मैं एक ड्रामा देख रहा था, मेरे सामने नजर से गुजरी की मेरी पेंटिंग से। शायद मैं भी हो सकता है कि ये किसी और ड्रामों में भी यूज हुई हो और किसी इवेंट्स में, किसी फिल्म्स में। और ये भी सुनने में आ रहा है तो सैफी क्या ड्रामा प्रोडक्शन से भी आप इसका हर्जाना लेंगे? उसमें भी ये पेंटिंग्स देखी गई हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये 7 अगर आप साल सुन का पा जो रहे जितना हैं तो भी ये हर्जाना बताएं कि बनता है, ड्रामा जितनी प्रोडक्शन से भी हर्जाना लेंगे आप इसका, क्योंकि आपके कंसेंट के खिलाफ ये इस्तेमाल की गई है। जी जी बिल्कुल, मैं उनसे भी मैं बिल्कुल ले लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। जो पाकिस्तानी टैलेंट है, पाकिस्तानी मुसव्विर हैं, अगर वो अपने ऑन पर इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और फाइनल थीसिस में से 2 पेंटिंग्स थी जो इस तरह से गायब हुई और बाद में 7 साल के बाद कैसा, और 7 साल एक लंबा अरसा होता है। लंबा I'm sure अरसा अगर 7 साल बाद किसी ड्रामा में ये यूज हो रही है तो फिर ऑब्वियसली सोची समझी किसी ने और कितनी तरीकाकार ये को अपनाते हुए इसको महफूज रखा, पसंद की गई। और फिर ड्रामे में वो सब ज़ाहिर है, ड्रामे में वो चीज़ दिखाई जाती है जो सबसे बेहतरीन होती है। तो सबसे बेहतरीन पेंटिंग के तौर पर दिखाया गया। तो बस इसी तरह से आपकी हेल्प होनी थी अल्लाह की तरफ से, तो समझ लें आपकी हेल्प हो गई है। अब यह है कि आपकी पेंटिंग्स आपको वापस मिल जाएंगी। मामला जो है वो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैला हुआ है, ज़ाहिर है अब मॉर्निंग शो का भी हिस्सा बन चुका हुआ है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है वो आपकी आवाज़ बनेगा और आप चाहते हैं कि इस पर जो भी आपके हक़ में बेहतर हो वो सामने आए। अभी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक जी। एक सेगमेंट जो हम सब का फेवरेट है वो है सेहत के हवाले से कि हम किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। वो सेगमेंट का वक्त हुआ जाता है। तो जनाब आज हम बात करेंगे हामला ख़वातीन की ग़िज़ा और उनके बच्चे की सेहत पर क्या असरात होते हैं। माँ की खुराक उसके बच्चे के लिए कितनी अहम है, प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर और आफ्टर बर्थ किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और हामला ख़वातीन ख़ुसूसन कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज़ करें और कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो नहीं कर सकती फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये बहुत अहम होने वाला सेगमेंट, आप ज़रूर देखिएगा। इसमें कुछ फूड्स के बारे में भी कहा जाता है, कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं जिनमें मतलब सप्लीमेंट्स डिस्कस करेंगे। हाँ, सप्लीमेंट्स वगैरह भी यूज़ की जाते हैं, वो सेहत के लिए ठीक है या नहीं ठीक, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुकी है हमारी गेस्ट माहिर ग़िज़ाइयत ज़ुनैरा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुनैरा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। आप लोगों से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा ज़ुनैरा, ये बताइएगा कि हामला ख़वातीन के लिए ग़िज़ा की अहमियत क्या है और उसके बच्चे की सेहत पर क्या असरात होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। यस, बिल्कुल। जैसे ही एक हमारी जो फीमेल है वो कंसीव करती है तो बहुत मिथ्स हैं, बहुत बड़े जो हैं वो एक बोझ वो जो है ना उसके ऊपर डाल देते हैं कि जी अब आपने डबल ग़िज़ा लेनी है, अपना नहीं अब बच्चे के लिए का भी ख्याल करें, जो कि बहुत गलत चीज़ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई विल सजेस्ट कि वही डाइट जो आप नॉर्मल ले रहे हैं, नॉर्मली जो चल रही है, उसी को आप बैलेंस्ड वे में लेके चलें। उसी में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड ऑन कर लें, नट्स को ऐड ऑन कर लें, लेकिन आपने कैलोरीज को बढ़ाना नहीं है। स्पेशली वो जिनका BMI नॉर्मल है, जो तो अंडर वेट होती हैं, उनको हम कह देते हैं कि ½ kg अगर आपका पर वीक बढ़ भी रहा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो ऑलरेडी नॉर्मल है, जिनका BMI नॉर्मल है या थोड़ा ओवरवेट वो पहले से ही होती हैं फीमेल, तो उनको चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपनी कैलोरीज को ना बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है और थर्ड ट्राइमेस्टर तक जाके ओवरवेट हो जाती हैं और प्रेगनेंसी में फिर कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के बाद फूल जाती हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। हम इतना खा लेते हैं, उसके बाद हमें उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है और वही फिर कॉम्प्लिकेशंस हमें प्रेगनेंसी में भी। अच्छा, बॉयल एग खा सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? बिल्कुल। अंडे तो सुपर फूड है ना। ये भी एक मिथ है कि बॉयल एग नहीं खाना, उसकी तासीर गर्म होती है। बिल्कुल, गर्म और ठंडे को लेके ना प्रेगनेंसी से बहुत वो रिलेट किया गया, और प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। मैं आज सबको ये इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ ब्लेसिंग। मीन्स कि आप अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। ठीक है, ओके। ज़ुनैरा, आपने नट्स का कहा जी, तो नट्स के बारे में भी मैंने ये सुना हुआ है कि बहुत गर्म होते हैं, मत खाएं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर रिसर्चेस को देखें या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हैंडफुल ऑफ नट्स, क्योंकि हमें ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड्स, गुड फैट्स हमें चाहिए होते हैं, जो कि हमें नट्स से मिल रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ा जो हम नहीं खाएं? चीज़ें कुछ अवॉइड करने वाली तो नहीं होती। कैफीन इंटेक आपने थोड़ा कम रखना है। कॉफ़ी को भी कहा जाता है कि जी वो भी, लेकिन आप ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल रेंज में। इसका कोई लेना देना नहीं है प्रेगनेंसी से, इसका कोई लेना देना नहीं मिसकैरेजेस से, क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है कि कॉफ़ी से हो गया, चाय से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप 1 से 2 कप जैसे नॉर्मली लेते हैं दिन में, वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। क्या होते हैं सुपर फूड्स? वो ग़िज़ाएँ होती हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, कुदरती ग़िज़ा, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी न्यूट्रिएंट्स की हर जो चीज़ है वो पूरी हो रही होती है। जैसे कि एग इज़ अ सुपर फूड। एग को कहा जाता है कि अगर आप एक एग अंडा ले लें, पूरे दिन में आप डाइट को अपनी नॉर्मल भी रखें तो इट्स ओके, क्योंकि एक वो सुपर फूड आपने अर्ली मॉर्निंग ले लिया, प्रोटीन इनटेक है, आप काफ़ी टाइम तक फुलफिल रह सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में मदर के लिए सुपर फूड क्या हो सकता है? एग्स हो सकते हैं, एग इज़ अ गुड सोर्स। इसके अलावा लैंटीन्स हैं, बीन्स हैं, दालों का सूप है, चिकन की यखनी वगैरह वो ले सकती हैं। मीट प्रोडक्ट्स में रेड मीट इज़ अ गुड सोर्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है। मटन और बीफ? मटन और बीफ अवॉइड करते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसीज होती हैं प्रेगनेंसी में। तो इस वजह से चिकन है, मटन है, उसको ले सकते हैं, फ़िश को भी ले सकते हैं। अच्छा, एक थोड़ी क्वांटिटी में। ज़बरदस्त पॉइंट दिया कि ख़वातीन को चूँकि ज़ाहिर है वो प्रेगनेंट हो रही होती है, प्रेगनेंसी में बच्चे को भी सारी ग़िज़ा जा रही होती है, ब्लड भी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो HB की कमी होती है, बिल्कुल आयरन डेफिशिएंसी होती है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने नोट करना है कि व्हेन द फीमेल इज़ प्लानिंग टू कंसीव, जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी से मैं तो ऐसे रिकमेंड करती हूँ कि जब आपने शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं तब से आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करती हैं, लेकिन लेट्स से अगर आपने तब नहीं लिया तो व्हेन यू आर प्लानिंग आप फॉलिक एसिड को ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दें। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो आप किसी भी अपने हेल्थ केयर से कंसल्ट करके उसको आप लिखवा सकते हैं, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं।
इसके साथ ही साथ आपने अपने एक दफ़ा टेस्ट लाजमी करवाने हैं, जो कि कोई भी नहीं बताता। आपने एक दफ़ा अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं जिसमें CBC है, विटामिन D का टेस्ट और विटामिन B12, ये आप B12 भी बी विटामिन्स भी बहुत एसेंशियल है। विटामिन D आपको पता है हमारे सर से लेके पैर तक हमारी बोन हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही डेफिशिएंट है। हर एवरी सेकंड पर्सन इज डेफिशिएंट, स्पेशली इन पाकिस्तान। विटामिन D हमें मिलता नहीं है डाइट से। आपको क्या लगता है स्पेशली पाकिस्तान में जो खवातीन प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं और जो हो जाती हैं, कॉमन मिस्टेक क्या है जो मतलब कॉमन मिस्टेक यही है कि हम डायग्नोज नहीं कर रहे होते कि देयर आर सम डेफिशिएंसीज। हम कंसीव तो कर लेते हैं, खाने पीने की एहतियात भी कर लेते हैं, बट देयर आर मैनी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स जो हमारी डाइट से पूरे नहीं हो रहे होते, क्योंकि हमें डाइट भी प्योर नहीं मिल रही होती। तो इस वजह से आपने अपना टेस्ट करवा लिया, आपको पता है नाउ यू आर डेफिशिएंट, आपने विटामिन D को लेना स्टार्ट कर दिया अपनी डाइट के साथ साथ। आपने B12 के सप्लीमेंट्स होते हैं, B विटामिन, B6 है, B12 है, वो आपने लेना स्टार्ट कर दिया, बट आपने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके, खुद से नहीं लेना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा विटामिन C है, विटामिन C हमें फ्रूट्स वगैरह से मिल जाता है। वो चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, स्पेशली आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए जो अच्छी हैं, गुड एंटीऑक्सीडेंट्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमारे सीजनल फ्रूट्स भी कुछ आ जाते हैं, बेरीज आ जाती हैं। इसके अलावा लेमन है, लेमन को हम यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रूट्स वगैरह के ऊपर स्क्वीज करके। अच्छा, आपने फूड का तो बताया, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी थोड़ा बताएं कि हम लोग खवातीन के लिए ओवरऑल। हमारे यहाँ पे होता है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट हो गई ना, वो बेड से नीचे कदम ही नहीं रखती। हमारे बिल्कुल द कॉमन मिस्टेक हमें पता लग गया है, द फीमेल इज प्रेग्नेंट नाउ, अब तो बेड रेस्ट ही करना है, अब तो उठना ही नहीं है। ये इतनी गलत प्रैक्टिस है, स्पेशली प्रेगनेंसी में आपको एक्टिव रहना है। जितना आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहेंगे, उतनी ही आपके बेबी भी एक्टिव होगा और आपको डिलीवरी में भी जो है वो इजी हो जाएगा, क्योंकि जितना आप बैठे रहेंगे एक जगह पे, आपके मसल स्टिफ होते रहेंगे। जब आपकी एक्टिविटी होगी तो आपके मसल्स भी वर्किंग में आएंगे, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन ईजी हो जाएगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप कोशिश करें कि आपने बेड रेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाना, घर के हर एक्टिविटी फीमेल कर सकती है, ईच एंड एवरीथिंग वो कर सकती हैं, काम करें हैं, किचन वर्क करिए, कुछ भी, लेकिन आपने थोड़ी थोड़ी वॉक भी स्टार्ट करनी है। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो रिकमेंड की जाती हैं, ये स्ट्रेच एक्सरसाइजेज होती हैं, वो कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, तो ये चीज़ें रिकमेंडेड होती हैं फॉर द प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन। आपके मसल्स जो है वो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी डाइट में 2 पोर्शंस तो लाजमी रखने हैं, फ्रूट्स के भी और वेजिटेबल्स के भी। फ्रूट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए कि सिट्रस फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, थोड़े बहुत बेरीज वगैरह हो सकती हैं, बेरीज जो है वो बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा एप्पल है, बनाना, लाइक बाउल फुल ऑफ योगर्ट, एक योगर्ट बाउल ले सकते हैं आप, फ्रूट योगर्ट बाउल, या आप फ्रूट सैलड्स ले सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। हाई इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाती है खवातीन की, कुछ को डायबिटीज़ भी हो जाती है प्रेगनेंसी में। उसमें आपने कोशिश करनी है कि एक तो प्रोसेस्ड फूड की तरफ ना जाए, हर वो चीज़ जो घर में आप प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली आपने वो, और शुगर को थोड़ा अवॉइड करें। शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं या वाइट शुगर है, उसको आप अवॉइड करें। कोशिश करें कि शुगर की क्वांटिटी को कम से कम लें, क्योंकि शुगर हमारी फ्रूट से भी पूरी हो रही होती है, फ्रूट में भी हमारे फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, तो इसलिए एडिशनली चाय में ऐड करके सुना है कि बेबी का जो ब्रेन है वो शुगर से ज़्यादा फास्ट बनता है, तो अगर आप शुगर नहीं लेते तो भी शुगर आप हेल्दी फॉर्म में लें। मैंने आपको कहा फ्रूट्स की फॉर्म में आपको शुगर मिल रही है, जब आप रोटी चावल ले रहे हैं तो वो भी अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो दीज आर द हेल्दी। अगर आप एडिशनली चीनी ऐड करें हैं या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिर अफेक्ट करेंगे। अच्छा सुनहरा, कुछ खवातीन को मूड स्विंग्स भी बड़े स्वेर होते हैं। बिल्कुल होते हैं तो ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक स्टेज ऑफ लाइफ से गुजर रही होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, समटाइम्स क्राइंग, समटाइम्स हैप्पी, कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है, खट्टे मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो अपने इमोशंस को चैनलाइज करने के लिए भी कोई प्रॉपर वे, कोई एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है। अपने आप को आप पूरे दिन दें जो आपका अपना हो, जिसमें आप वॉक करें, अपनी मर्जी से चलें फिरें, अपनी मर्जी से खाएं पिएं, तो 1 घंटा पूरे दिन में, क्योंकि खवातीन नॉर्मली घर के कामों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होती हैं, तो वो फिर कहती हैं हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, किसको हम बताएं, तो इस वजह से घंटा एक जो है वो आपने अपने लिए स्पेंड करना है, अपने आप को देना है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी का खाएं पिएं, अपनी मर्ज़ी से उसको स्पेंड करें और एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो ये रिकमेंडेड है कि आपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। वेरी नाइस सुनहरा, बहुत ज़बरदस्त, और आपने काफ़ी तफसील से बता दिया कि क्या खाना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट मिस कर दिया, ब्लोटिंग बहुत होती है, वो हमने मिस किया। अच्छा, उसमें ये है कि आप सौंफ का पानी रिकमेंडेड है थ्रू आउट पूरे दिन में, आप एक बॉटल सौंफ के पानी की बना के रखें, सौंफ का कहवा ले लें, वो हमने उसको बॉईल करके, बॉईल करके, ठीक है। वो एक तो आपके जो है वो मिल्क प्रोडक्शन
क्योंकि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यस एग्जैक्टली, ये पॉइंट मैं मिस कर रही आजकल थी। खवातीन को जो है आफ्टर यही प्रेगनेंसी जब issue हो सी सेक्शन रहा के था। बाद ये होता है कि मिल्क प्रोडक्शन होती नहीं है और तो फिर बहुत ज्यादा बहुत टॉर्चर भी फील होता है। एग्जैक्टली, एक तो आपने अपना हाइड्रेशन लेवल कंप्लीट रखना है, पानी की कमी को आपने जो है वो पूरा करना है, वाटर इनटेक थ्रू आउट। अच्छा, एक और चीज है, बहुत ज्यादा ना सांस फूलता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सांस फूलता है तो देखें डिहाइड्रेशन इज़ अ कॉज, ठीक है। आपकी बॉडी में वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, आपका फ्लूइड इनटेक अच्छा नहीं है, तो कोशिश करें। और सांस इसलिए भी फूलता है क्योंकि हम फिजिकली एक्टिव ही नहीं होते ना, तो जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं आई थिंक कि तभी से फीमेल को अपनी फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा इंडल्ज अपने आप को रखना चाहिए। वॉक स्ट्रेचेस तो करने चाहिए। यस, वॉक में या स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जुनैरा हुसैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। तो बैलेंस डाइट और बैलेंस लाइफस्टाइल जो लुबे लुबाब है सारी कन्वर्सेशन का, बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट जो है ना वो पकड़ लिया अजीम राना साहब। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब पाकिस्तान के यंग टैलेंट की बात करते हैं। स्क्रैबल गेम के बारे में आप जानते ही होंगे। इस गेम में खिलाड़ी को एक बोर्ड पर मुख्तलिफ हरूफ को कुछ यूं तरतीब देना होता है कि उससे कोई मुकम्मल लफ्ज़ या जुमला बन जाए। लफ्ज़ों के इस खेल यानी कि स्क्रैबल के एक आलमी मुकाबले में पाकिस्तान ने एक मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम किया है और 5वीं बार वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की फतह का ताज अपने सर सजाया है। इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 16 साला खिलाड़ी सलमान अफान ने 23 में से 19 गेम्स में हरीफों को मात दी और इस फतह के बाद पाकिस्तान 5 मरतबा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीतने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। श्रीलंका में होने वाली इस चैंपियनशिप की ट्रॉफी भी पाकिस्तान ने जीती है। इसके अलावा इवेंट में पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स ने टॉप 10 में इसे फिनिश किया और इस वक्त हमारे साथ वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के फातेह मौजूद हैं। अफान सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। अफान, सबसे पहले आपको सुनो पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने कामयाबी समेटी है। सबसे पहले क्या कहेंगे अपनी कामयाबी पर? दूसरा, ये जो गेम है स्क्रैबल, तो इसके लिए बहुत ब्रेन यूज़ होता है, इतना मुश्किल खेल कैसे आपने चूज़ किया? जी बिल्कुल, मेरे फादर ने मुझे इस गेम से इंट्रोडक्शन करवाया था एंड मैंने तो इस गेम को एज ए लेजर टाइम खेलने का सोचा था कि मैं इसको जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं कोई और काम करने के बजाय ये गेम खेलूँगा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं इसको प्रोफेशनली खेलना शुरू कर दूँगा और इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया और मैं जीत गया। अफान, हमें ये भी मालूम हुआ है कि आपके जो बड़े भाई हैं वो भी स्क्रैबल चैंपियन रह चुके हैं, तो आप दोनों में से बेस्ट प्लेयर कौन है? जी हम दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और हम दोनों एक दूसरे से सीखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि हम दोनों का गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता रहे। अफान, इस कंपटीशन के बारे में बताइए, जब आप वहाँ पहुँचे और कितने ममालिक के कॉम्पिटिटर्स थे आपके जो वहाँ पर मौजूद थे? टफ कंपटीशन कहाँ पे था? प्रेशर कब आया? और इस खेल के रूल्स क्या होते हैं? जी 15 कंट्रीज में से 138 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। उनमें से काफ़ी सारे मुल्क थे जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह। तो इन मुल्कों के प्लेयर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम भी दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चैम्पियनशिप जीत ली। इस गेम के एज सच तो कोई रूल्स नहीं है, बस आपको सही टाइम पर सही वर्ड बनाना है और अच्छे पॉइंट्स के लिए बनाना है ताकि आपको गेम जीत सकें। ओके अफान जी प्लीज प्लीज प्लीज। अफान, आप स्टडीज़ में क्या स्टडीज़ कौन सी क्लास में और कौन सी स्टडीज़ कर रहे हैं? जी मैं जाफर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 10 में हूँ एंड मैं कंप्यूटर साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा अफान, ये बताइएगा कि इसमें कोई वर्ड बनाना होता है प्रॉपर और या पूरा सेंटेंस बनाना होता है? ये गेम ऐसे ही चलती है स्क्रैबल? इसके लिए प्रैक्टिस आप क्या करते थे? किस तरह से आप इसको डेली बेसिस पे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ था आपने? कि मेरे डेली रूटीन का ये हिस्सा बन गया था एंड मैं इसको स्टडीज़ के साथ ही मैनेज करता था। दिन में मैं इसकी कुछ 3 से 4 घंटे इसकी प्रैक्टिस करता था। इसमें मैं प्रैक्टिस गेम्स भी खेलता था और वर्ड स्टडी भी करता था और अपनी वर्ड नॉलेज में भी इजाफा करने की कोशिश करता था। ठीक है अफान, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। लास्ट में हमें ये बता दें कि क्योंकि पाकिस्तान में स्क्रैबल अभी उस तरह से इतना मशहूर नहीं है, तो जो बच्चे स्क्रैबल खेलना चाहते हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उनको आप क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, कराची में एक पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन है जो स्क्रैबल को प्रमोट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रही है। तो जिन बच्चों को जैसे इंटरेस्ट है इस गेम में और वो कुछ इस गेम में पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं तो वो इस एसोसिएशन से रब्ता करें। इनकी एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है तो वो आपको सही तरह से गाइड करेंगे, मेंटर्स देंगे। इन्होंने मुझे भी गाइड किया और मैं भी एक बिगनर था जब इन्होंने मुझे मेंटर्स दिए और टीचर्स प्रोवाइड किए जिन्होंने मुझे गेम सिखाया और मैंने गेम खेला।
वेरी नाइस। इरफान सलमान, ये काफी बहुत ज्यादा, शुक्रिया आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और ट्रेबल चैंपियन वंस अगेन आपको सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक। आप इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहें वर्ल्ड इवेंट्स में, पाकिस्तान का नाम रोशन करते बिल्कुल, रहें। ये यूथ है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और इनको सपोर्ट करना चाहिए। सुनो पाकिस्तान हमेशा, ये पूरी टीम ये चाहती है कि कहीं पर भी कोई भी टैलेंट मौजूद है हम वो आपके सामने लेकर आते हैं, ताकि अगर किसी तरह से भी उनकी हेल्प हो सके तो हम उसका हिस्सा बने। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। अब कुछ एंटरटेनमेंट की खबरें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो मारूफ अदाकारा जवेरिया अब्बासी जो कि शादी के बंधन में बंध चुकी हैं, कल ही उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर की और उन्होंने कहा कि मतलब कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हमें नज़र आया कि बहुत खुश थी जिस तरह से वो पूरा शूट किया उन्होंने गया। ये शेर बानो कबूल है तो कहा ही होगा। वो तो उन्होंने कहा। रसूमात की तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं, साथ शेयर भी की जा रही है स्क्रीन पर और लोगों को बड़ा तजस्सुस है कि साथ जो बॉय है वो कौन होगा, उनका शौहर, उनका मियाँ कौन है, वो अभी तक सामने नहीं आ सका। उन्होंने छुपा कर रखा है अपने मियाँ को। कुछ अर्सा पहले अजीम उनकी बेटी की भी शादी हुई है जी, अंजिला अब्बासी। हाँ, और उन्होंने कैप्शन भी दी, वी लव हैप्पीली एवर आफ्टर, कि अब हम इंशाल्लाह खुश खुश उन्होंने बोला रहेंगे। जी इस वाक़े के बाद, ये जो वाक़या रोनमा हुआ, मैं तो शादी को वाक़या बोलूंगा, उसके बाद उन्होंने बोला अब हम हमेशा से मोहब्बत के क्यों? रिश्ते में शादी बंधे वाकया रहेंगे। होती है आपकी नज़र में? आपके साथ वाक़या वाकया होता हुआ है था? इंसान। देखें जी, वाक़या एक खुशगवार वाक़या रोनुमा होता है आपने घर इंसान भी की जाना है। ज़िंदगी में। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खुशगवार वाक़या इंसान की ज़िंदगी में रोनुमा होता है, जिसके बाद एक ज़िंदगी का बड़ा खुशगवार सफ़र जो है स्टार्ट वो हो जाता इंसान उस पर बिल्कुल गामजन हो जाता है। तो जवेरिया बासी को हम लोग बहुत 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 खूबसूरत लग मुबारकबाद रही है। पेश अगर करते इनके हैं। अजीम अटायर की बात करें, मुझे बहुत जी, पसंद आया। ये आपका डिपार्टमेंट है, बिल्कुल। कलर शेरबानो थोड़ा एक्सप्लेन करें पर्पल जरा। ड्रेस है, उसके ट्रेंडी ऊपर है? बिल्कुल ट्रेंडी कलर है और जो उन्होंने क्या कहते हैं गजरे पहने हुए हैं उसके साथ मैच करके, और जो खूबसूरती से सारा उनका मुझे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है और ऊपर दुपट्टा लिया उसी तरह जिस तरह एक लड़की अपने निकाह में अपने आप को प्रॉपर कवर करके, और मौलवी साहब वो कहती है जी कबूल है कबूल है कबूल है। जवेरिया साहिबा ने वैसे ही, पहले इनकी शादी जो है शामून अब्बासी के साथ हुई थी, ये इनकी दूसरी शादी है। हमारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ हैं, अल्लाह पाक इनको खुश रखें, आबाद रखें। निकाह जो भी चल रही है साथ, वो भी आप देख लेते हैं। जी बिल्कुल। और अब हमारा नाजरीन सेगमेंट, रिसर्च बेस्ड सेगमेंट, रिसर्चर नक्श काजी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आज जानेंगे कि वो आज हमें क्या बताएंगे। नक्श, वेलकम उनसे टू ये सुनो जानेंगे कि पाकिस्तान। नींद के बारे में सुना आप रिसर्च लेके। नक्श, मिर्जा गालिब ने कहा था मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? नहीं वाह, आती, वाह, वाह। बिल्कुल। और नींद जो है वो हमारी सुपर पावर, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। नींद हमारी सुपर पावर, कहें कि रीसेट बटन है तो गलत नहीं होगा। कि जैसे हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है या कुछ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, ऑफ करके ऑन करो चल जाएगा। ठीक है, हम भी बहुत टायर्ड हैं, हम भी बहुत परेशान हैं, टेंस हैं, कुछ है, सो जाए, थोड़ी देर सो जाए, यू विल बी नॉर्मल, यू विल बी मतलब फीलिंग बेटर। और इस पर हम पोएम पढ़ते थे जब हम छोटे थे, तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आज ये रिसर्च यही कह रही है कि कैसे नींद आपके लिए फ़ायदेमंद है। पहले तो लगता था माँ ज़बरदस्ती सुलाती हैं, नहीं 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 अभी बड़ा कुछ करना है, दिल नहीं चाह रहा सोने का, लेकिन नींद आपके लिए बहुत अच्छी है। नींद की बात करें तो नींद से, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में बात की, मेमोरी से रिलेटेड बात की, तो हमने ये कहा था कि जब हम सो जाते हैं तो मेमोरी जो है ना, हमारा जो ब्रेन है वो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी जो दिन की सारी हैपनिंग्स होती हैं वो उसको सेव करता है और उसको रिस्टोर करता है। ठीक है, तो ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग, तो वो काम करता रहता है। लेकिन जब हम सोते हैं तो सोने के टाइम हमारी मेमोरी जो है वो इस तरह से अरेंज हो रही होती है। अच्छा, उसके अलावा जब इंसुलिन जो है वो रात को जब हम सोते हैं या जब हम नींद लेते हैं तो हमारी इंसुलिन जो है बॉडी जो है वो उसको प्रॉपर्ली यूज़ करती है। दैट इज़ वाई जब जो स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं उनको खदशा होता है डायबिटीज़ टाइप 2 का। ठीक है, प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है अगर आप सोते नहीं हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो ये कह दें कि सोना कितना चाहिए, इस पे बात कर लें। अगर सोने की बात की जाए तो एक एवरेज एडल्ट को 7 to 9 आवर्स सोना चाहिए। और ये 7 to 9 आवर्स डीप स्लीप, 7 to 9 आवर्स स्लीप। ठीक है, डीप स्लीप और 2-3 आवर्स। हाँ नहीं, वो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या करते हैं। 7 to 9 आवर्स की स्लीप चाहिए एक एवरेज एडल्ट को। ठीक है, जो टीनेजर्स हैं उनको चाहिए होती है 8 to 10, और जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनको चाहिए होती है 10 to 17। दिस इज़ नॉर्मली सेट। अच्छा, अब इसमें एक रिसर्च ये कहती है कि मिसकंसेप्शन है कि जब ये कहते हैं कि 6 घंटे भी सो लें तो काफ़ी है, नहीं, 6 घंटे काफ़ी नहीं है। एक रिसर्च ये कहती है कि 6 घंटे काफ़ी नहीं है, कम से कम 7 से 9 घंटे। इसलिए कहा जाता है कि 8 घंटे तो ज़रूर सोएं। हाँ, 7 से 9। ठीक है,
7 से 9 हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है, जीन्स वेरी करती है, आपकी रूटीन क्या है, आपका स्केड्यूल कैसा है, आपकी जॉब आपको क्या कह रही है, आपका घर का क्या, तो वो सब कुछ मिला के जो है ना, अगर हम 5-6 घंटे की नींद के बाद उठ जाएं और फ्रेश फील कर रहे हो तो भी मतलब ये, मैं यही कह रही हूँ ना कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जो फॉर्मूला आप पे अप्लाई होता है शायद मुझ पे नहीं होता होगा, ठीक है, लेकिन वैसे एज एन एवरेज, वैसे अगर जनरली बात किया जाए तो इतनी स्लीप ज़रूरी है। लोग थोड़े उस पर भी फंक्शन कर लेते हैं, आना शुरू हो गया मुझे। बोरिंग तो नहीं है, बोरिंग नहीं है, लेकिन नींद अच्छा फिर अच्छा फिर इस पे बात करें और क्या इसके असरात होते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है आपका रात के वक्त स्लो हो जाता है, ठीक है, जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो इसीलिए कहते हैं कि जल्दी रात का खाना खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, और क्योंकि हम लेट खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, और जब हम जाग रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती तो हम स्नैकिंग कर रहे होते हैं। जो हम वो स्नैकिंग करते हैं ना, उसका क्या होता है, उससे हमारे जो हंगर हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, और वो हमें मतलब बताते हैं कि और खाओ या और बिंज ईटिंग करो। जब हमने वो बिंज ईटिंग की तो वो फैट्स की सूरत में, क्योंकि वो बर्न नहीं हो रहे, तो वो आपकी बॉडी पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जैसे आपकी बेली फैट के। अच्छी नींद कैसे आएगी ये बताइए। अच्छी नींद कैसे आएगी? अच्छा, अच्छी नींद कैसे आएगी? हाँ, ये तो है। अच्छा, एक तो ये कि आपको रेगुलर होना है, रेगुलर होना है, यानी कि एक स्केड्यूल बनाना है। आपने उसी टाइम पे बेड पे सोने जाना है जिस टाइम पे आपने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, लाइट्स ऑफ, ठीक है, मोबाइल तो आप दूर रखें अपने से, ठीक है, घंटा पहले मोबाइल का यूज़ छोड़ दें, इसलिए क्योंकि जो ब्लू लाइट्स होती हैं इसके अंदर वो आपको, जो टीवी में भी होती हैं, ठीक है, लोग समझते थे कि जी हम अगर रात को टीवी देखते हैं तो हमें जो है रिलैक्स फील करेंगे तो हम बेहतर सो सकेंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब का सवाल, सवाल है, जवाब देते हैं जी, कह रहे हैं कि घोड़े बेचकर सोना, जी बहुत से लोग ऐसे सोते हैं, और उसकी क्या वजह होती है? और क्या वो घोड़े बेच के सो जाते हैं? अच्छा, ये मुझे पूछना पड़ेगा, ऐसे लोग पहले मुझे ढूंढने पड़ेंगे कि जो अपने घोड़े बेच के सोते हैं। अच्छा, वैसे घोड़े बेच के सोना बेसिकली उस पे इस्तेमाल होता है, डीप स्लीप में होता है, और इसमें जैसे मैंने भी पहले बोला था कि ब्रेन आपका एक्टिव होता है, तो असल में होता क्या है, अगर शहरबानों से रिलेट कर सकेंगी बिकॉज शी इज़ अ मदर, अगर आप सो भी रहे हैं, आप डीप स्लीप में भी हैं, तो एकदम से आपको अगर आवाज़ आती है, आपकी बेटी करवट लेती है, उठती है, या आपको आवाज़ आती है, एकदम आँख खुलेगी, ऐसा नहीं होता। हालांकि आप बहुत गहरी नींद में, ऐसा ही नहीं बात है कि आप गहरा नहीं सोई हुई थी, ठीक है। अच्छा, उसमें एक और मिसकंसेप्शन है, ये दोबारा गहरी नींद सो जाती है, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद एक और मिथ ये है कि कहा यह जाता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, उनको ज़्यादा नींद नहीं आती या उनके लिए ज़्यादा नींद होती नहीं है या क्या। उसमें ये होता है कि जब आप एज कर रहे होते हैं ना, तो मल्टीपल डिजीज़ होती हैं या एक ऐसी कंडीशन होती है, आपके पास टाइम भी बहुत है, सब कुछ है, तो उस वक्त ना आपको वो वाली स्लीप नहीं आ रही होती। क्वांटिटी की बात नहीं है यहाँ पे, क्वालिटी की बात है, ठीक है। अब आप देखेंगे जो बुजुर्ग होते हैं कहीं बैठे बैठे सो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब उनके पास टाइम भी बहुत है, ठीक है, और उनको वो नहीं है, दे आर नॉट बिजी इन एनीथिंग। अच्छा, हम जब पहले वाली बात करें तो उस पर वापस आ जाते हैं। आप पूछ रहे थे कि कैसे इंश्योर करें कि अच्छी नींद आए। पहले तो स्केड्यूल बनाएं, ठीक है, रेगुलरली उसी टाइम। एक बात जो लोग गलत करते हैं, जब वो ज़्यादातर टाइम बेड पे स्पेंड करते हैं ना, तो आपके बॉडी को, आपके दिमाग को यही नहीं समझ आ रही आप बेड पे क्यों बैठे हुए हैं, ठीक है। होना ये चाहिए कि जब आपने सोना है तब आप बेड पे, बाकी काम आप उधर ना होना चाहिए, आप उसको फॉलो करें तो आपकी अच्छी नींद आ सकती है। सवाल ये भी है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने कहा कि नींद तो कम होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप ढोल बजाएं उनके सर पर, ढोल पीट लें, वो नहीं उठते, वो क्या सीन होता है? वो ये सीन होता है कि उनकी नींद बहुत अच्छी होती है, ठीक है, वो उनकी नींद बहुत अच्छी होती है। यार अगर इसको सुपर पावर कह रहे हैं तो आप सोचें, ठीक है, डॉक्टर्स कहते हैं कि लाफ्टर और स्लीप इज़ द बेस्ट क्योर ऑफ एनीथिंग, ठीक है। और अगर मैं फैक्ट्स की तरफ आऊँ तो मैंने आपको मेटाबॉलिज्म का बताया, इंसुलिन का बताया, प्रीमेच्योर एजिंग बताया कैसे होती है, मेमोरी का बताया। आपकी मेडिसिन अगर आप नोटिस करें तो आपको डॉक्टर जो हैं मेडिसिन जब प्रिस्क्राइब करते हैं सुबह दोपहर शाम कह के बताते हैं, ठीक है। क्या रीज़न है उसकी रीज़न ये है कि कुछ मेडिसिन जो हैं वो आपकी एक्टिविटी मांगती हैं, ठीक है, डाइजेशन के लिए। जैसे जो सुबह आप खाएंगे तो उसके बाद आप एक्टिविटी करेंगे तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। कुछ जो हैं वो आपकी स्लीप मांगती हैं, जैसे कि आप अक्सर वो कफ सिरप वगैरह लेते हैं, उसमें नींद होती है, ठीक है, तो वो उसमें आपको सोना चाहिए। अगर वो आप सुबह ले लेते हैं, एंटी एलर्जी भी अगर आप सुबह ले लेते हैं तो आपका पूरा दिन जो है ना वो ख़राब जाता है, बिकॉज यू फील ड्राउजी, आपसे काम नहीं हो रहा। इसी तरह ना बॉडी की एब्जॉर्प्शन जो है ना उस टाइम के मुताबिक नींद में हमें ख्वाब आते हैं बहुत से, वो डीप स्लीप होती है या वो रेम स्लीप होती है। और इसमें हमने प्रोग्राम किया हुआ है, आप भूल गए, दोबारा बता दें, क्योंकि नींद से ही ताल्लुक है इसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं, उसमें से जो 4th स्टेज होती है वो रेम स्लीप कहलाती है,
ठीक है। रेम स्लीप जो है इसमें आपको ख्वाब आते हैं। रेम स्लीप जो है वो डीप स्लीप है और इसका मतलब ये नहीं होता कि एक रात के पहर में एक टाइम पे आती है, नहीं, एक साइकिल होता है जिस साइकिल में 90 मिनट्स का एक पीरियड है रेम स्लीप का, ठीक है। और ये आप 2-3 दफ़ा रात को लेते हैं। ये मतलब ये डीप स्लीप में आप क्या आ रहे होते हैं? डीप स्लीप में आते हैं और ये नहीं होता कि आपके इस पहर में आप डीप स्लीप में, नहीं, आपको सर्कल जो है वो रिपीट होते हैं, वो एक साइकिल है, उसमें आप थोड़ी देर सोए 5-10 मिनट के बाद जब आप रेम स्लीप में चले गए तो वो वाला जो पीरियड है ना वहाँ पे आपको ख्वाब आते हैं। हेल्दी है ख्वाब आना? बहुत हेल्दी है, अच्छा है ख्वाब तो, खैर वो तो डिपेंड करता है, वो तो फिर आप पुराना प्रोग्राम देखें। अच्छा, उसमें फिर ये है कि अगर हम इसकी बात करें तो मेंटल हेल्थ, ठीक है, आपकी स्लीप जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप सोते नहीं हैं, कहा जाता है दिन का जो नैप है ना वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ और कहीं क्यों, हाँ उसमें, हाँ इसमें एक मिसकंसेप्शन ये है कि अगर दिन में सोएंगे, दोपहर में सोएंगे तो रात की नींद ख़राब हो जाएगी। अब इसमें क्या है, नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। इसमें 2 चीज़ें अगर करेक्ट कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। उसमें यह है कि एक तो आप लेट नहीं सोएंगे, शाम करके नहीं सोएंगे, दोपहर का मतलब दोपहर है, ठीक है, और 20 से 30 मिनट की स्लीप लेंगे, इससे ज़्यादा भी नहीं लेंगे। ये नहीं कि 2-2, 3-3 घंटे सो रहे हैं, फिर तो रात का साइकिल डिस्टर्ब हो ही जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर बात करें इम्यूनिटी की भी, इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रांग होती है। जब आप सोते हैं तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपकी जो है आपकी बॉडी जो है आपकी कुदरती तौर पे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। वो लोग जिनकी स्लीप अच्छी होती है वो जर्म्स से और वो इन्फेक्शन से कुदरती तौर पर फाइट कर पाते हैं। और नक्शे भी बताइएगा कि स्क्रीन टाइम के लिए मतलब स्लीपिंग आवर से कितना पहले आप घंटा पहले छोड़ दें, टीवी बंद कर दें, फोन को साइड पे रख दें। बेहतरीन तो ये है कि फोन को कहीं दूर मोबाइल छोड़ दें, हाँ, और टीवी बंद कर दें, प्रोग्राम हमारा खत्म होने वाला है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया, अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। नींद के मसाइल और नींद के फवायद बताए जी। अब आप सो सकते हैं, प्रोग्राम हमारा पूरा हो चुका है। अब आप बेशक टीवी बंद कर दें या मोबाइल छोड़ दें, इससे कोई मसला नहीं है। 2 घंटे आपने हमारा प्रोग्राम जरूर देखना करना। जो देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो नहीं देखते वो उनका भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज को बहुत पसंद, आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए जी। बिल्कुल, मुझे शहरवानों को इजाजत दें, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।